तो कोरोना की दूसरी लहर में कईयों ने अपनों को खो दिया। ये जानलेवा महामारी अब कहर बन चुकी है। हालांकि इस महामारी को हराना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी सतर्कता और जानकारी से इसे पूरी तरह से खत्म भी किया जा सकता है। इस जानकारी और उपाय को आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज 18 लेकर आया है खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के जरिए आप एक्सपर्ट डॉक्टर से जुड़ सकते हैं, उनसे अपने सवाल पूछकर ना सिर्फ अपनी शंकाओं को दूर कर सकते हैं बल्कि वो तमाम उपाय भी जान सकते हैं जिनसे कोरोना को मात दिया जा सकता है। Children's Hospital, what is your emergency? तो देखिए हेलो डॉक्टर के जरिए हम आप तक तमाम जानकारी पहुंचाते हैं, वो जानकारी जिसे लेकर आप संशय के स्थिति में रहते हैं, वो जानकारी जिससे आप कोरोना को मात दे सकते हैं, वो जानकारी जिससे आप इम्यून सिस्टम को अपने मजबूत कर सकते हैं और इस बीमारी को हरा सकते हैं। लगातार हम कोशिश भी कर रहे हैं और आज भी हमारे साथ डॉक्टरों का एक बड़ा पैनल है और हम कह सकते हैं वो बड़े डॉक्टर हैं जो आपकी बीमारी को आपके फोन कॉल पर, आपके सवाल करने पर उसका इलाज बता सकते हैं। तो हम एक बार तारुफ करा दें, हमारे जो गेस्ट हैं आज के, डॉक्टर ए.के. आशु हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं IGIMC पटना के। फिर साथ ही हमारे डॉक्टर मनोज सिन्हा भी हैं, डायरेक्टर हैं न्यू गार्डिनर अस्पताल पटना के। और डॉक्टर वीना सिंह है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं पटना एम्स की। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बात जो दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, बेहद अहम जानकारी, कि आप फोन लाइन भी हमारे खुले हुए हैं। जो फोन लाइन नंबर आपके सामने आ रहे हैं, आप उन पर फोन कर सकते हैं, सीधे हमारे डॉक्टर से सवाल कर सकते हैं और आपकी शंकाओं का समाधान भी हमारे इसी कार्यक्रम हेलो डॉक्टर के जरिए हो जाएगा। चलिए मैं सवालों की फहरिस्त शुरू करता हूं जब तक फोन कॉल आते हैं हमारे दर्शकों के। सबसे पहले मैं डॉक्टर ए.के. आशु आपके पास आऊंगा, क्योंकि कई तरह की बीमारियां हो रही है, चाहे पोस्ट कोविड हो चाहे कोविड के दौरान, लेकिन हृदय रोग से जुड़े जो जानकार है या फिर जो लोग हैं वो मान रहे हैं कि इसमें हार्ट अटैक की शंका भी बढ़ रही है। कितनी सच्चाई है इसमें? हम लोगों का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें हम लोगों ने देखा और बहुत सारे कोविड पेशेंट्स ऐसे आए हैं जिन्होंने प्रेजेंट किया हार्ट अटैक की तरह से, डिसरिथमिया की तरह से, और हो सकता है कि को एसोसिएशन भी हो उसमें। और जहाँ तक इसकी पैथोजेनेसिस की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है कि हार्ट अटैक या अरिथमिया इससे जनित हो। तो ये चीजें हो रही हैं क्योंकि ज्यादातर मामले में ऐसा कहा जा रहा है कि जो युवा वर्ग है उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं, खून के थक्के की बात सामने आ रही है। जी, इसके पैथोजेनेसिस में खून के थक्के होने की पुष्टि होती है और इसी की वजह से थोड़ा प्रोफाइलेक्टिक हम लोग इस तरह के केस में दो बातें हो सकती हैं। एक तो खून के थक्के की वजह से हो सकती है और चूंकि वायरल है तो वायरल कार्डाइटिस वगैरह भी कई बार होते हैं। तो हम लोगों को काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है कि वायरल कार्डाइटिस है या वाकई ये खून के थक्के की वजह से है। और ट्रीटमेंट रेजीम में हम लोगों ने बजाबता एक एंटी कोआगुलेशन रेजीम भी रखा हुआ है, प्रोफाइलेक्टिक और थेरापेटिक दोनों। तो हर चिकित्सक को इस बात के लिए कॉन्शियस रहना चाहिए कि जब भी कोविड होता है और तो उसमें इसकी पॉसिबिलिटी पर को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो देखिए एक बार फिर अपने दर्शकों को बताएंगे कि जो हमारे डॉक्टर साहब कह रहे हैं उन पर अमल करें, आप उनको सुने गौर से, और शायद अगर आपके घर में कोई कोरोना मरीज है या फिर आप कोरोना मरीज है तो आप उससे निजात भी पा सकते हैं। और जो फोन नंबर हम लगातार डिस्प्ले भी कर रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, आप उसके जरिए फोन कॉल कर सकते हैं, अपने शंकाओं को, अपने सवालों को हमारे डॉक्टर के सामने सीधे रख सकते हैं और आपको जवाब और हल भी मिलेगा। डॉक्टर मनोज सिन्हा, मैं आपके पास आऊंगा, डायरेक्टर आप न्यू गार्डिनर अस्पताल के। इस दूसरी वेव की हम बात कर रहे हैं, कितना खतरनाक है। पहली बार के लोगों से ज्यादा ऐसा कहा जा रहा है कि पोस्ट कोविड होने के बाद या फिर कोविड होने के बाद ये ज्यादा। एक मिनट में आपको रोकूंगा और हमारे दर्शक रांची से पंकज जुड़े हैं। पंकज, अपना सवाल करें, किन से पूछना चाहते हैं सवाल? हेलो जी पंकज, अपना सवाल करें आप। हाँ सर, ये पूछना चाह रहे थे, मुझे 1 महीना पहले कोविड हुआ था। जी तो ये जी सर, हमें 1 महीना पहले कोविड हुआ था जी। तो अब मैं ये वैक्सीन कब ले सकता हूँ? चलिए मैं डॉक्टर मनोज, ये सवाल मैं आपसे ही पूछता हूं। 1 महीने पहले इनको कोविड हुआ था, अब और वैक्सीन लेने की इनको जरूरत पड़ती है, कब ये वैक्सीन ले सकते हैं?
देखिए, अमूमन जो प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि जब वो पेशेंट नेगेटिव हो जाते हैं उसके 15 से 21 दिन के बाद लेना चाहिए। लेकिन अभी जो स्टडी और भी आ रहे हैं, अगर इसका टाइम फ्रेम हम लोग और अगर आगे बढ़ाते हैं, तकरीबन 1.5 से 2 महीने के बाद अगर वैक्सीन लेते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि ऑलरेडी इन्फेक्शन होने के चलते जो एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन होता है वो एक तरह से एंटीबॉडी और बनता है। तो उस कंडीशन में जितना टाइम गैप लेकर के हम लोग वैक्सीनेट कराएं फिर से सेकेंड डोज, वो ज़्यादा इफेक्टिव उनके पेशेंट के लिए होगा। तो पंकज, आप समझ गए हो कि 1 से 1.5 महीना अगर आप थोड़ा वक्त और ले लें तो शायद आपके लिए और बेहतर होगा। डॉक्टर मनोज, आपके पास मैं एक सवाल लेकर आया था, कितना खतरनाक ये दूसरा वेव है पहली बार की तुलना अगर करें तो? नेचुरली इस बार का जो सेकेंड वेव आया हुआ है ये स्ट्रेन थोड़ा अलग है जी, और इसमें मेनली इन्फेक्टिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। 3 टाइम्स इन्फेक्टिविटी जिसका है वो पिछले वेव से ज़्यादा है। और इसमें जो डेथ है मोर और लेस जो प्रोपेशन देखा जाए अनुपात वही है जो पहले बार हुआ था जो इस बार हुआ है, लेकिन इन्फेक्टिविटी होने के ज़्यादा होने के कारण जो नंबर्स ऑफ डेथ हो रहे हैं वो ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं और ज़्यादा हो रहे हैं। और इस बार यंग एज में ये ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहे हैं और उसमें ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो रही है। तो मेरा यही सलाह होगा। तो चलिए, दूसरा वेव खतरनाक है। लोग बच मैं हैं। डॉक्टर मनोज आपको रुकूंगा पटना से। अमित हमारे एक सहयोगी, हम माफ कीजिएगा, हमारे कॉलर जुड़े हुए हैं। अमित, क्या सवाल है आपका? जो 18 वर्ष से ऊपर का लड़का कोई कोविड-19 का इंजेक्शन पड़ने वाला है जी तो मेरा वाइफ का जो है सर बीपी लो रहते हैं। जी पहले डिलीवरी का समय उसको हेपेटाइटिस बी था जिसका इलाज कराया था पीएमसीएच में, तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए थे, जी, लेकिन उनका जो है बीपी लो ही रहता है। देखिए, तो वो इंजेक्शन दे सकते हैं? चलिए, मैं डॉक्टर वीना सिंह आपके पास आऊंगा। इस सवाल का जवाब अगर आप दे पाए तो बेहतर होगा। 18 मतलब कह रहे हैं कि बीपी लो रहता है इनकी वाइफ का, क्या ये इंजेक्शन ले सकते हैं? इनकी वाइफ ले सकती हैं? बीपी लोअर साइड पर होने से वैक्सीनेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, वो आराम से वैक्सीनेशन लें और जरूर से लें। तो शायद जवाब मिल गया होगा अमित आपको कि आप वैक्सीन आपकी वाइफ ले सकती हैं, बिल्कुल सुरक्षित है। डॉक्टर वीना, आपके पास ही आऊंगा मैं। डॉक्टर वीना, जैसे मैंने डॉक्टर मनोज से पूछा कि कितना खतरनाक है, इस बार के सिम्टम्स में क्या पिछले बार के सिम्टम्स से कुछ अलग भी है? कुछ अलग ऐसे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं कि जिसे देखकर कहा जा सकता है कि हाँ, इनको कोरोना है? पिछले बार के वेव से इस बार के वेव में तो सिम्टम्स में थोड़ा अंतर है। पहले जैसे बुखार, सर्दी खांसी या फिर शरीर में दर्द रहता था, इस बार साथ में कई मरीजों में डायरिया के लक्षण देखे गए हैं। लूज मोशंस हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है उनको, और शरीर में अत्यधिक दर्द और बहुत ही वीकनेस, जो कि शुरुआत से ही ये लक्षण हो जा रहे हैं। तो थोड़ा सा अंतर यहाँ पे दिखा है, और बाकी तो गले में दर्द और शरीर में दर्द, बुखार सब पहले वाले ही सिम्टम्स हैं। तो देखिए, अंतर है। पहले बार जो पहला वेव आया था उसके बाद दूसरी वेव जब अभी चल रही है तो कितना अंतर है, ये डॉक्टर वीना सिंह बता रहे थे। डॉक्टर ए के आशु, मैं आपके पास आऊंगा। ऐसा कहा जा रहा है कि 2 वैक्सीन लेने के बाद आप सुरक्षित हैं, और लेकिन हम अभी कह रहे हैं कि आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन विदेशों में देखिए, इजराइल, अमेरिका की हम बात करें, वहां वैक्सीन हटा रहे हैं लोग। क्या ऐसा इंडिया में भी होगा, या फिर वैक्सीन के बाद हमें सावधानियां बरतनी है? नहीं, 2 डोज लेने के बाद तो आप 90% तक, 92% तक सेफ हैं जी। लेकिन आप सेफ खुद के लिए हैं, आप सेफ दूसरों के लिए नहीं हैं। आप फिर भी आप ट्रांसमिट कर सकते हैं वायरस, आपका वायरस का इन्फेक्शन आप में होएगा तो यू आर प्रोटेक्टेड, लेकिन आप दूसरों के लिए एक थ्रेट बन सकते हैं। यू कैन ट्रांसमिट वायरस टू अदर्स। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप दोबारा 2 डोज वैक्सीन लेने के बाद भी जो एटिकेट है, कोविड एटिकेट है, उसको आप फॉलो करें और उसको छोड़े नहीं। एक सवाल ले लेते हैं, कॉलर जुड़े हैं। डॉक्टर आचू, ये सवाल आपसे ही लूंगा मैं। पूर्णिया से शक्ति शेखर जुड़े हमारे साथ। शक्ति, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल यही है कि फर्स्ट वेव में मुझे कोरोना हुआ था जी, अगस्त में जी, तो अभी मैं प्लाज्मा डोनेट कर सकता हूँ? कब हुआ था फर्स्ट वेव में आपको? अगस्त में। डॉक्टर ए के आशु, आप बता पाएंगे कि ये कोरोना पेशेंट थे पहले, अब अगस्त में हुआ था पिछले साल इनको, क्या ये प्लाज्मा या ब्लड अपना डोनेट कर सकते हैं? जी नहीं, ऐसा है कि प्लाज्मा डोनेट करने का जो क्राइटेरिया है
वो रिसेंटली कन्वालिसेंट पेशेंट का प्लाज्मा होता है। कन्वालिसेंट पेशेंट का मतलब कि जो रिसेंटली रिकवर हुए हों, 1 महीना 1.5 महीना के अंदर के अगर कोई पेशेंट हैं तब उनका प्लाज्मा बेनिफिशियल होता है। अदरवाइज उनमें जो इम्यूनोग्लोबुलिन का लेवल होता है, एंटीबॉडी का लेवल होता है, वो काफ़ी गिर गया होता है और वो बेनिफिशियल नहीं होता है। इसलिए प्लाज्मा डोनेशन के क्राइटेरिया में वो फिट नहीं करते हैं। तो अभी ये नहीं दे सकते हैं, साफ साफ ये बात है। नहीं। चलिए, तो ये जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर आशु, मैं वही सवाल एक बार फिर से आपसे दोहराऊं, उससे जुड़ा ही सवाल है। जैसा कि हम कह रहे हैं कि विदेशों में ऐसा हो रहा है कि मास्क हटा रहे, क्या ये इसे गलत माना जाए? इंडिया के पर्सपेक्टिव में तो ये बिल्कुल गलत है, इसलिए कि इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी हाई है कि यहाँ पर अगर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग एनफोर्स नहीं करेंगे तो वायरस ट्रांसमिशन का खतरा बहुत हो सकता है, जैसा हो रहा है। बल्कि हम लोग उसको माइंड नहीं कर रहे हैं और इतना एक्सप्लोसिव राइज ऑफ केसेज हुआ है, दिस इज बट बिकॉज ऑफ दैट। और फॉरेन कंट्रीज़ में, यूरोपियन डेवलप्ड कंट्रीज़ में पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि बहुत ज़्यादा थ्रेट हो, तो दे कैन डू अवे विथ मास्क। हमारे एक और कॉलर जुड़े हैं, विकास हमारे साथ पूर्णिया से जुड़े हैं। विकास, क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरा सवाल ये है कि मेरे पिताजी का उम्र लमसम में 78-80 होने चला है, ठीक है जी जी। मेरा सर सवाल है कि मेरे जो पिताजी है उनका उम्र 80 वर्ष है और मेडिसिन खाते हैं और कोई भी चीज खाते हैं तो देह में चकत्ता टाइप हो जाता है, शरीर में चकत्ते हो जाते हैं। सर हम ये जानना चाह रहे हैं कि हम अपने पिताजी को वैक्सीन लगा सकते हैं या नहीं? चलिए, मैं डॉक्टर मनोज इस सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा। क्या ऐसी स्थिति में जब वो कोई दवा खाते हैं तो चकत्ते आ जाते हैं शरीर में, वो वैक्सीन दिला सकते हैं अपने पिता को? 80 साल की उम्र बता रहे हैं। देखिए, यूजुअली जब इस तरह का अर्टिकेरिया होता है और एलर्जिक फिनोमेना होता है तो हम लोग हमेशा एडवाइस करते हैं कि जहाँ तक हो इससे बचना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन जो है जो भी होता है वो फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट करने लगता है, तो उस कंडीशन में बचना ही बेटर होगा। वैक्सीन देने से बचना ही चाहिए उनको। तो ये वैक्सीन डॉक्टर मनोज कब ले पाएंगे? क्या इसके लिए पहले इलाज कराना पड़ेगा? जो डिजीज इनको है, स्किन डिजीज है, उसके लिए इलाज कराना पड़ेगा, उसके बाद? नहीं, जैसा उन्होंने कहा कि कोई भी मेडिसिन खाते हैं तो उनको चकत्ता हो जाता है, इट मीन्स कि उनका बॉडी जो है में एलर्जिक फिनोमेना होने की टेंडेंसी ज़्यादा है जी। उस कंडीशन में कोई भी मेडिसिन लेने पर एलर्जी हो रहा है तो वैक्सीन भी लेने से चांसेस है कि हो सकता है, तो उसको जहाँ तक हो अवॉइड करें। तो मतलब ये वैक्सीन नहीं ले सकते, कभी भी नहीं ले पाएंगे? जैसा कि उनका बता रहे हैं फीचर सिम्टम, तो वो शायद नहीं ले पाएंगे। चलिए, बिल्कुल। अब मैं चलिए डॉक्टर वीना सिंह आपके पास आता हूं। WHO भी कह रहा है कि जो भारत का डबल म्यूटेंट है या फिर जो म्यूटेंट है भारत में कोरोना का, वो बेहद खतरनाक है, दूसरों देशों के मुकाबले बेहद खतरनाक है, और ब्लैक फंगस की चीजें जैसी चीजें भी सामने आ रही थी। कितना खतरनाक ये हो सकता है और इससे बचने के लिए पिछली बार की तुलना में क्या ज्यादा उपाय किए जाए? मैं आपको रोकूंगा, सवाल का जवाब लूंगा जवाब। गणेश दरभंगा से हमारे एक कॉलर जुड़े, उनका सवाल पहले लेते हैं। गणेश, क्या सवाल आपका? हाँ सर, मैं अस्थमा पेशेंट हूँ जी। और हमारे साथ जो डॉक्टर संपर्क में रहते हैं वो एंटीबायोटिक 6 से 25 करते हैं, जितना जरूरत हो आप खाते रहिए जी। और कोविड का जो है कोविशील्ड फर्स्ट डोज मैं ले लिया हूँ जी। और फर्स्ट डोज लेने के बाद जो है फिर अस्थमा अटैक किया तो हमको 25 एंटीबायोटिक जो है 6 से 25 खाना पड़ता है, हेरर लेना पड़ता है जी। तो वो तो हम कंटिन्यू हेलर लेते रहते हैं और एंटीबोरोफाइलिन है वो 2 कैप्सूल हमेशा लेते ही रहते हैं कंटिन्यू। जी, सवाल क्या है आपका? सवाल है सर कि फर्स्ट वैक्सीन हमको अप्रैल 11 को पड़ गया है ना जी, और सेकेंड वैक्सीन जो है वो कितना दिन के बाद हम फिर लगावे उसको? चलिए, मैं डॉक्टर वीना सिंह से पूछता हूं। डॉक्टर वीना सिंह, कितने दिनों के बाद ये दूसरी वैक्सीन की डोज ले सकते हैं? देखिए, कोविशील्ड के लिए जो रिकमेंडेड था पहले कि पहले डोज के 1.5 से 2 महीने के बाद दूसरा डोज लगाया जा सकता है। अभी 1-2 दिन पहले जैसे मीडिया में प्राइम मिनिस्टर जी का भी आया हुआ था कि इस अवधि को, इस इंटरवल को अभी 2.5 से 3 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इनसे यही आग्रह रहेगा कि 2 महीने के बाद से अपना रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू करें, पहले डोज से 2 महीना कैलकुलेट करके, और फिर से रजिस्ट्रेशन तो करवाना होगा सेकेंड डोज के लिए।
तब उनको जो भी डेट या टाइम मिलेगा उस डेट पर जा करके अपना सेकेंड डोज वैक्सीन का ले लें। देखिए, जो टाइम है, जो ड्यूरेशन है, उसे ध्यान रखिए आप, और उसके बाद जाकर आप अपना सेकंड डोज ले सकते हैं। डॉक्टर वीना सिंह, वही सवाल मैं एक बार फिर आपसे दोहराऊंगा कि सेकंड वेव में जो WHO ने कहा कि भारत का जो म्यूटेंट है, जो कोरोना है, वो बेहद खतरनाक है, और इस बार क्या उपाय किया जाए? पिछली बार से ज्यादा उपाय करने चाहिए या फिर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इस बार? देखिए, ये तो अभी तक जितने पेशेंट्स को हम लोगों ने देखा उससे ये पता चल चुका है कि इस बार का जो ये सेकेंड म्यूटेंट वेरिएंट है कोरोना वायरस का, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। किस सेंस में? एक तो इसका ट्रांसमिशन बहुत फास्ट हो रहा है, मतलब एक मरीज से दूसरे मरीज के संक्रमित होने के चांसेस, और इंक्यूबेशन पीरियड भी शॉर्ट हो गया है। जो न्यूज में भी आया हुआ है और जो पेशेंट्स को देख करके हमें पता चल रहा है कि अभी 5 to 7 डेज में ही अगर पेशेंट किसी संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आए थे तो उनमें लक्षण दिखने लग रहे हैं, यानी ये तेजी से फैल रहा है। एक कॉलर जुड़े हैं डॉक्टर वीना, एक कॉलर जुड़े हैं, उनका प्रोफेसर संजय जुड़े हुए हैं पटना से। प्रोफेसर साहब, क्या सवाल है आपका? जा करके ये लिया है कोविशील्ड का इंजेक्शन, जी। 25 साल का है, उसको बुखार आ गया है जी। और दूसरा ये सवाल ये है कि कुछ दिन पहले हम भी कोरोना के शिकार हो गए थे जी। और डायबिटीज पेशेंट हैं, जी। तो उसके बाद मेरा डायबिटीज बहुत बढ़ गया है जी। अब देखो तो बहुत 300-400 हो गया है, तो उसके लिए क्या करें? चलिए, मैं सवाल लेता हूं। वीना सिंह जी, आपसे ही पूछता हूं मैं। एक तो ये कहा इन्होंने कि 25 साल का कोई इनका रिश्तेदार या बेटा है जिसे वैक्सीन मिली है, लेकिन अभी वो बीमार है, मतलब बुखार उनको आ गया है, और ये खुद डायबिटिक है, ये वैक्सीन ले सकते हैं या फिर क्या करना चाहिए इनको? पहला सवाल, जो 25 साल के युवक में जिसने वैक्सीन लिया है और उससे अभी बुखार हो गया है, उसके बारे में मैं इनको स्ट्रांगली एडवाइस करना चाहूंगी कि सबसे पहले ये कोरोना की जांच करवाएं। अभी के समय में कोई भी बुखार कोरोना का ही लक्षण है और वैक्सीन से इसका कोई संबंध नहीं है। अगर जिस दिन वैक्सीन लिया था उस दिन सिर्फ बुखार आया था हल्का सा, तब तो ठीक है, लेकिन अगर बुखार कंटिन्यूड है तो कोरोना की जांच करवानी है। और दूसरा सवाल इनका ये है कि ये खुद संक्रमित हो रखे हैं और इनका ब्लड शुगर बहुत बढ़ गया है, तो इनको ये बताना चाहूंगी किसी भी इन्फेक्शन में शुगर लेवल बढ़ता है, और साथ में अगर ये स्टेरॉइड्स ले रहे होंगे तो वो भी शुगर लेवल को बढ़ाने के लिए एक कारण होता है। तो अगर ये पहले से डायबिटिक हैं तो अपनी शुगर की मेडिसिन कंटिन्यू रखें, और अगर नहीं थे डायबिटिक और अभी शुगर बढ़ गया है तो अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें शुगर के लिए, बिकॉज शुगर का बहुत ज्यादा बढ़े रहना खतरनाक है। चलिए, एक और कॉलर है, वीना सिंह जी एक और कॉलर है, उनका सवाल ले लेते हैं। राम जी हमारे साथ बांका से जुड़े हुए हैं जी, अपना सवाल करें, क्या सवाल है आपका? सर, हम जानना चाहते हैं कि वैक्सीन जो लेता है सर लोग तो बीमार पड़ जाता है, इसमें सर शंका बुझा रहा है सर, क्या ये कितना सही है सर? बीमार पड़ जा रहा है, और क्या कहा? दोबारा अपने सवाल करें एक बार। सर, जो वैक्सीन ले रहा है सर उसका तबीयत खराब हो जा रहा है सर, इससे लोगों को डर लग रहा है सर, इसमें क्या? चलिए, ये शंका है। डॉक्टर ए के आशु, इसका सवाल, इनका सवाल जो है, इसका जवाब क्या आप दे सकते हैं? जब आप ये कोई भी वैक्सीन लेते हैं, पर्टिकुलरली जब कोविड वैक्सीन है, तो बहुत पॉसिबल है कि आपको 1 दिन 2 दिन तक हल्का बुखार, चाहे बॉडी एक वगैरह रहे। ये एक माइल्ड साइड इफेक्ट होता है वैक्सीन का, जिसको हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, इसलिए कि बेनिफिट वैक्सीन का इतना ज़्यादा है कि ये माइल्ड साइड इफेक्ट को हम लोगों को इग्नोर करके चलना चाहिए। अगर बुखार आता है तो पैरास्टामोल की खुराक ले लें, और 2-3 बार करके, और 1 दिन के बाद हम समझते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो चलिए, इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर आशु, आपसे ही सवाल करूंगा मैं, कार्डियोलॉजी से जुड़े हुए हैं आप, तो ये क्या सीने में दर्द जो होता है, अमूमन लोगों को दर्द होता है सीने में, क्या इस दौरान, इस समय के दौरान कह सकते हैं कि कोविड-19 के लक्षण है, ये ऐसे हो सकते हैं?
देखिए, अभी जो भी सीने का दर्द हम लोग इंस्टीट्यूट में जो भी पेशेंट आते हैं चेस्ट पेन का, उसका सबसे पहले तो हम लोग उसका रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाते हैं, जो कि इमीडिएटली रिपोर्ट हम लोगों को अवेलेबल हो जाता है। और उसमें अगर पॉजिटिव होता है तो उसको हम लोग कोविड के केस के रूप में मानते हुए, हो सकता है कोमॉर्बिडिटी हो कार्डियक प्रॉब्लम की, तो उस रूप में हम लोग उसको टेकअप करते हैं। लेकिन अगर रैट नेगेटिव है तो हम लोग मान करके चलते हैं कि कोविड नहीं होगा, RT-PCR के लिए हम लोग उसको भेज देते हैं फॉर फाइनल डायग्नोसिस। लेकिन ऐसा है कि चेस्ट पेन कोविड में भी हो सकता है, अगर एडवांस स्टेज ऑफ कोविड है जिसमें निमोनिया का एलिमेंट है, तो उसमें चेस्ट पेन हो सकता है, जिसको हम लोगों को डायग्नोज करने की ज़रूरत होती है। HRCT करें चाहे एक्सरे करें, तो अगर निमोनिया के लक्षण हैं तो चेस्ट पेन का वो कारण हो सकता है। अगर निमोनिया का लक्षण नहीं है, चेस्ट पेन का कारण वो नहीं है, तो कार्डियक प्रॉब्लम हम लोगों को पता चलता है, ECG है, बाकी जो भी चीज़ है। एक कॉलर है डॉक्टर ए के आशु, एक कॉलर है, उनका सवाल लेते हैं। पटना से अरुण कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण जी, अपना सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? सवाल है कि मॉर्निंग वॉक करता हूँ तो मेरा हार्ट बीट 125 हो जाता है, और रेस्ट में रहता हूँ तो नॉर्मल 70-75 रहता है। चलिए, इस सवाल का जवाब मैं डॉक्टर मनोज सिन्हा आपसे चाहूंगा। हार्ट बीट 125 बता रहे हैं, ये नॉर्मली शायद ऐसा लगता है मुझे भी, कि जो मेरा भी अनुमान है, मैं भी चेक करता हूं कि शाम के वक्त हार्ट बीट पल्स रेट जो है बहुत तेजी से आगे जाता है। देखिए, उस हार्ट बीट बढ़ने का कारण एक तो पता करना पड़ेगा कि ये पहले से है कि नहीं है जी, क्योंकि कई बार ये होता है कि कार्डियक एलिमेंट होने के कारण या एंजाइटी एलिमेंट के कारण भी पल्स रेट जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और भी अदर डिजीज़ होते हैं जैसे कि हाइपरथायराइडिज्म हो, उस कंडीशन में भी हार्ट रेट जो हो बढ़ा रहता है जी। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी के बाद अगर उनका हार्ट बीट इतना बढ़ जाता है तो नेचुरली उनके जितने भी कार्डियक टेस्ट होते हैं उनको जरूर करके देखना चाहिए कि क्या कारण है, क्योंकि उतना हार्ट रेट बढ़ना उचित नहीं होता है। ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है कि उनका जो वॉकिंग है वो कैसा है। बहुत अगर तेज़ वॉक कर रहे हैं तो उसके बाद हार्ट बीट बढ़ रहा है तो दैट्स नॉर्मल, लेकिन अगर बहुत हल्का एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके बाद भी हार्ट बीट इतना बढ़ रहा है तो इसके लिए हम लोग को सारे कार्डियक टेस्ट जरूर कराने चाहिए। चलिए, तो आप चेक भी करा सकते हैं, डॉक्टर से आप मिल भी सकते हैं। मोहम्मद कामरान एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। कामरान, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी, वो मेरे फादर का एक बार एंजियोप्लास्टी सर्जरी हो चुका है 2016 में जी, तो क्या वैक्सीन दवा उनके लिए सेफ रहेगा कोविशील्ड? चलिए, डॉक्टर ए के आशु, शायद ये सवाल आपसे जुड़ा हो। फादर का ऑपरेशन भी हुआ है, और क्या कोविशील्ड कोवैक्सीन के बारे में कह रहे हैं, वो लेना उनके लिए सही है? बिल्कुल सही है, कोविशील्ड एकदम सेफ है जी। और कोई भी ऑपरेशन अगर पहले हुआ तो वो एक कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है वैक्सीन लेने का, तो वैक्सीन तो लेना ही चाहिए। और कोविशील्ड एकदम सेफ है, आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो मोहम्मद कामरान, अपने पिता को आप इंजेक्शन दिलाएं, उनको भी सुरक्षित रख सकते हैं। मनोज सिन्हा जी, आपके पास आऊंगा। जैसे ये कहा जा रहा है कि बीमारी में लोग जो है आसानी से ठीक भी हो रही हैं, अगर वो प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, जो दवाइयां वो बेहतर तरीके से लेते हैं तो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं, ज्यादातर मरीज जो हैं, डर से मर रहे हैं। कितनी सच्चाई है और क्या करना चाहिए ऐसे में? सबसे पहले देखिए, जैसे ही कोरोना होता है लोग को पता चल रहा है, उनमें एक नेगेटिविटी आ जाती है कि मुझे कोरोना हो गया है, और वो सिर्फ उसके बैड एलिमेंट के बारे में सोचते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि तकरीबन 85 to 90% पॉपुलेशन जो है उसको बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो उस कंडीशन में वो अपने को डॉक्टर से मिल करके जो मेडिसिन एडवाइस रहता है वो लें, और साथ में वो पॉजिटिव थिंकिंग रखें, वो कभी इस डर में ना मरें, क्योंकि सबसे बड़ा कारण अभी एंजाइटी का हो रहा है। एंजाइटी के कारण भी बहुत सारे पेशेंट जो हैं उनमें देखा जा रहा है कि प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जा रहा है कोरोना का। मेरा रिक्वेस्ट यही हुआ कि कभी भी इसको बहुत ज़्यादा मन में अंदर डर ना पालें, डॉक्टर से मिलें, सभी सलाह को मानें, प्रिकॉशन से रहें, लेकिन डर की अनुभूति को हटा दें। और इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि अपना जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो जिसमें उनको इंटरेस्ट रहता है, उस इंटरेस्ट को अभी इस बीमारी के दौरान, जबकि वो 10 दिन 12 दिन आइसोलेशन में रहते हैं जी, उसको डेवलप करें और फिजिकल एक्टिविटी करें और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते रहें, उससे उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी। तो चलिए, ऐसा कीजिएगा तो आपको राहत मिलेगी। एक और कॉलर मुकेश कुमार हमारे साथ बेगूसराय से जुड़े हैं। मुकेश जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। जी, सवाल करें। सर, मेरे फादर और मदर हैं तो उनको शुगर है लगभग 200 के आसपास, तो क्या वैक्सीन लगा सकते हैं क्या? चलिए, डॉक्टर वीना सिंह, सवाल का जवाब दे पाएंगे आप?
दोनों लोग को अगर शुगर का लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ है तो वैक्सीन लगा सकते हैं, लेकिन साथ में ये डायबिटीज का भी इलाज करवा लीजिए, मेरी ये सलाह रहेगी। और 200 शुगर पे आराम से वैक्सीन लगवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट ये लोग ऐसे लोग हैं जिनके वैक्सीन की पूरी जरूरत है ताकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़े और कोरोना से संक्रमित होने के चांसेस कम रहे हैं। तो चलिए, बेहद सुरक्षित है और आप अगर 200 के आसपास शुगर है तो भी आप टीका ले सकते हैं। डॉक्टर वीना सिंह, आपसे ही सवाल करूंगा मैं, इस सेकंड वेरिएंट में कई अलग तरह के बीमारियां भी हो रही है। ब्लैक फंगस की बात कर रहा हूं मैं, जो तेजी से फैल रहा है। हालांकि पारस अस्पताल में एक मरीज रिकवर भी हुआ है। कितना खतरनाक है ये ब्लैक फंगस और कैसे पता चलेगा कि आपको ब्लैक फंगस ने संक्रमित कर लिया है? देखिए, ब्लैक फंगस मतलब जिसे हम म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं अपने मेडिकल टर्म में। तो आमतौर पर ये इन्फेक्शन पहले भी था, अभी नया नहीं है, लेकिन अभी इसके केसेस बढ़ गए हैं क्योंकि 2 कारण हैं। एक तो जो मरीज जिनमें शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रह रहा है, कोविड-19 के पेशेंट में आमतौर पर शुगर लेवल बढ़ा रहता है और साथ में स्टेरॉइड देने के कारण और शुगर बढ़ जाता है। तो अगर ये शुगर कंट्रोल नहीं करें तो एक ये कारण है जिसके कारण फंगस ग्रो कर जाता है बॉडी में। दूसरा कारण ये रहता है कि कई बार पेशेंट जो है बहुत तरह के इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी, जैसे स्टेरॉइड भी एक इम्यूनोसप्रेसेंट है, वो बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर देता है। टोसिलिजुमैब है, नया इंजेक्शन है जिससे कि बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो इनमें फंगस जो होता है वो तुरंत ग्रो करने लगता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? या तो चेहरे के हिस्से में कोई दर्द, सूजन, या थोड़ा सा उसमें रंग का बदलना, जैसे हल्का काले रंग का या हल्का हरे रंग का अगर चेहरे की रंगत में चेंज हो, आंखों के आसपास अगर दर्द हो या सिर में बहुत दर्द हो और स्वेलिंग हो, तो इन शुरुआती लक्षण यही रहते हैं। और अगर उस टाइम पर इस फंगस की दवाई नहीं स्टार्ट की गई तो ये बढ़ते जाता है और अंदर ही अंदर ये चेहरे की हड्डियों के बीच में ग्रो करता है और कई बार ये ब्रेन में भी एंटर कर सकता है। तो तुरंत इसकी पहचान जरूरी है, चिकित्सा जरूरी है। मेडिकल ट्रीटमेंट से अगर नहीं कंट्रोल होता है तो सर्जिकल डिब्राइडमेंट भी करना बिल्कुल। होता तो है। देखिए, जो लोग ब्लैक फंगस को लेकर सवाल कर रहे होंगे उनको ये जवाब मिल गया होगा। सनी देवघर से हमारे कॉलर जुड़े हैं। सनी, क्या सवाल है आपका? सर, मेरा सवाल ये है कि मेरा बहन है, 35-36 बरस उम्र है उनकी जी। तो कोई बुखार भी नहीं रहता है और तबीयत पानी भी खराब नहीं रहता है। सुबह जब सो के उठते हैं उसकी चक्कर जैसा क्यों आने लगता है और वो एक टाइम तक चक्कर ही जैसा रहते हैं, उसकी कमजोरी ऐसा महसूस होता है, मतलब जैसे चक्कर आना, ये सब क्या कारण हो सकता है सर? चलिए, मैं डॉक्टर ए.के. आशु आपसे ये सवाल का जवाब चाहूंगा कि क्या कारण है कि चक्कर आ रहे हैं? क्या ये कोरोना का लक्षण हो सकता है? नहीं, कोरोना का एज सच ये कोई लक्षण नहीं है, लेकिन कोई भी अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह होता है और वायरल भी हो सकता है तो उसमें चक्कर आ सकता है। लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि इनको ये कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक अदरवाइज हैं, इनको ना बुखार रहता ना कुछ, और सवेरे जब उठती हैं तब चक्कर आता है। इसका मतलब उनको थोड़ा न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए। वो अपना ब्लड प्रेशर अगर उस तरह का वीकनेस अदरवाइज हो सकता है, ये कोविड का लक्षण आज सच नहीं है ये। तो चलिए, आपकी शंकाओं का समाधान हो गया होगा। डॉक्टर आशु, आपसे ही मेरा सवाल रहेगा, क्या कोविड मरीजों पर खून जो है उनको पतला करने की दवाओं का इस्तेमाल भी होता है? ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, इसमें रिजीम है कि हम लोग इसमें चूंकि एक प्रोपेंसिटी होती है कोगुलोपैथी की, इसलिए प्रोफाइलैक्टिकली इस तरह के मरीज जो हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं उसमें प्रोफाइलैक्टिकली हम लोग एंटीकोएगुलेंट का इस्तेमाल करते हैं। और अगर वास्तव में डी डाइमर बढ़ा हुआ रहता है जिसमें इस्टेब्लिश्ड कोगुलोपैथी है तो उस केस में थेरापेटिक एंटीकोएगुलेशन करते हैं। उसका रेजीम डॉक्टर को पता है और वो करते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन घर पे ये नहीं हो सकता। ये हॉस्पिटल बेस्ड ट्रीटमेंट का पार्ट है। चलिए, इससे जुड़ा सवाल मैं आपसे बाद में लूंगा। एक कॉलर है सुजीत कुमार सिंह बक्सर से जुड़े हमारे साथ। सुजीत, अपना सवाल बताएं, किनसे क्या सवाल करना चाहते हैं आप? हम डॉक्टर से पूछना चाह रहे हैं, मैंने कोविशील्ड दिलवाया 12 अप्रैल को जी, और पहले बोला गया था कि 40 से 45 दिन में आपको दूसरा डोज लेना है जी।
तो अब बोला जा रहा है कि 90 से 120 दिन में लेना है। ये चीज पहले ही क्यों नहीं बता दिया गया था? ये क्या बढ़ाने से हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी? मेरा पहले का असर खत्म नहीं होगा, ज्यादा दिन होगा तो? चलिए, मैं डॉक्टर मनोज सिन्हा आपसे ये सवाल का जवाब चाहूंगा, क्या ज्यादा दिन होने पे जो वैक्सीन का असर है वो खत्म नहीं होगा? पहले कोई और तारीख बताई गई, अवधि कुछ और बताई गई, अब कुछ और कहा जा रहा है। अभी जो स्टडी आया उसमें ये देखा गया कि 12 वीक के बाद अगर आप सेकेंड डोज लेते हैं तो उसमें जो आपका एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन है वो ज़्यादा बेटर हो रहा है जी। तो इसीलिए समय के हिसाब से हम लोग प्रोटोकॉल चेंज करते हैं, और ये नहीं है कि उसकी स्टडी नहीं चल रही है, उसकी स्टडी लगातार वैक्सीन की चलती चली जा रही है और सब चीज़ हो रहा है जांच के दौरान। और हो सकता है कि आने वाला समय में कहा जाए कि ये 6 महीना पर लेना पड़े, तो ये डिपेंड कर रहा है स्टडीज़ पे। जैसे जैसे स्टडी का रिपोर्ट आता जाएगा वैसे वैसे उसके हिसाब से हम लोग का प्रोटोकॉल जो वो चेंज होता जाएगा। उसीलिए उन्हें डरने की बात नहीं है, अच्छी बात है। उन्हें अगर सेकेंड डोज के लिए 12 वीक का वेट करना है वो वेट करें, ताकि ये उनकी भलाई के लिए है और उनकी अच्छाई के लिए है। तो सुजीत जी, ये जो जानकारी आप तक पहुंची है, आप मान के चलिए कि आपके भलाई के लिए है, और अगर इसमें तारीख और अवधि बढ़ाई गई है तो वो आपके फायदे के लिए है। संतोष हमारे एक और कॉलर हैं, कैमूर से जुड़े हैं। संतोष, क्या सवाल आपका? मेरा 2 सवाल है। सबसे पहले तो मैं 1 महीना पहले कोरोना पॉजिटिव हुआ था जी, और एंटीबॉडी में ही हमारा आ गया था कोरोना पॉजिटिव, लेकिन हमारा एक दोस्त था, उसका एंटीबॉडी और आरटीपीसीआर में भी नेगेटिव आया था, लेकिन फिर भी वो कोरोना पॉजिटिव था। तो सबसे पहले सवाल मेरा ये है कि सबसे बढ़िया जो डायग्नोस है वो कोरोना का क्या है? और दूसरा सवाल है कि मेरा 1 महीना के बाद भी मेरा आवाज थोड़ा चेंज हो गया है, तो इसके लिए मैं क्या करूं? तो डॉक्टर वीना सिंह, ये सवाल, इसका जवाब मैं आपसे ही चाहूंगा कि ये कह रहे हैं कि कौन सा बेस्ट डायग्नोसिस है कोरोना जांच के लिए, और इनको खुद कोविड हुआ था 1 महीना पहले और उनकी आवाज बदल गई है। देखिए, कोरोना के लिए जो दोनों जांचें हैं, रैपिड एंटीजन और आरटीपीसीआर, उसमें आरटीपीसीआर सबसे बेहतर है, क्योंकि रैपिड एंटीजन में 10 में से 6 ही केस पकड़े जाते हैं, 4 केसेस में नहीं पकड़ में आता है। इसकी तुलना में जो आरटीपीसीआर है उसमें 10 में से 8 केसेस पकड़े जा रहे हैं। फॉल्स नेगेटिव के चांसेस उसमें 15-20% हैं। सो आरटीपीसीआर हमेशा बेहतर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। दूसरा जो इनका सवाल है कि 1 महीना पहले ये पॉजिटिव हुए थे और अभी आवाज में थोड़ी मतलब बदलाव आ गया है, तो ये अभी नॉर्मल है। हो सकता हो आपको खांसी होगा, गले में खराश हुआ होगा शुरुआती में, तो गले को अभी रेस्ट ही दें, गागल करते रहें, और कुछ दिनों के बाद ही ये पता चल पाएगा कि ये चीजें ठीक हुई या फिर अभी भी कंटिन्यूड है। अगर ये कंटिन्यू कर जाता है तो फिर हो सकता हो ईएनटी स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी पड़ेगी। तो शायद इनको जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर मनोज, मैं आपके पास आऊंगा। एक सवाल जो मेरे भी जहन में है, क्योंकि मैं खुद कोविड का पेशेंट रहा हूं और रिकवर होकर आया हूं। मैं, जो दवाइयां मिलती हैं, क्या उनका साइड इफेक्ट्स भी होता है? कोरोना काल में जो दवाइयां हम खाते हैं उनका साइड इफेक्ट दिखता है क्या? देखिए, वैसे चूँकि बहुत लॉन्ग टर्म में मेडिसिन बहुत नहीं चलते हैं और बहुत सारे सिंपल्स मेडिसिन इसमें हैं, क्योंकि वायरस का कोई भी ट्रीटमेंट जो होता है वो कोई क्यूरेटिव नहीं होता है, वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। अब जैसे एजिथ्रोमाइसिन हुआ, डॉक्सीसाइक्लिन हुआ, एंटी एलर्जिक मेडिसिन हुए, तो इन लोगों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इवन जो स्टेरॉयड हम लोग यूज़ करते हैं वो भी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होता है, तो यूजुअली उसका भी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो इसीलिए हमें मान कर चलना चाहिए कि बहुत साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर कोई कोमॉर्बिडिटी है, जैसे डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, उस कंडीशन में अगर हम स्टेरॉयड यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टेरॉयड का अगर ज़रूरत है तो ज़रूर यूज़ करना है, तो उस कंडीशन में हम लोग उनका बीपी और जो शुगर का जो कंट्रोल है वो डॉक्टर से मिल करके उसको रेगुलेट कराते रहते हैं, ताकि वो स्टेरॉयड लेने का कारण बढ़ता है तो उसको हम लोग दूसरे वे में कंट्रोल कर पाएँ। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुड्डू सीतामढ़ी से। गुड्डू, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब से सवाल है मेरा कि 14 दिन बोला जाता है कि टीका लेने का, इंजेक्शन लेने के बाद यानी वैक्सीन लेने के बाद 14 दिन तक एहतियात बरते जाते हैं। कहा जाता है कि उस समय बच के चलना चाहिए, क्योंकि उस समय ज्यादा चांसेस रहते हैं संक्रमण के। जी, पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि पहला डोज लेने के बाद बताया जाता है कि 3 से 4 महीने तक एंटीबॉडीज बनते हैं, दूसरा डोज ले लेना चाहिए उसके बाद 4 महीने बाद। तो दूसरा डोज लेने के बाद कितने महीने तक एंटीबॉडी बनी जाती है? क्या उसका कोई अवधि है क्या कि साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और उसके बाद वो खत्म हो जाएगा उस वैक्सीन की क्षमता?
चलिए, मैं इन सवाल का जवाब डॉक्टर ए के आशु जी आपसे लेना चाहूंगा। 2 सवाल इन्होंने पूछा है और दोनों का जवाब मैं चाहूंगा आपसे। इनका प्रश्न बहुत ही सिग्निफिकेंट है, सबों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल कि आप ऐसा नहीं समझें कि आज आपने वैक्सीन ले लिया तो कल से आप प्रोटेक्टेड हैं। इसलिए कि वैक्सीन को एक्ट करने में, जैसा उन्होंने कहा कि 2 वीक्स लग सकते हैं और एंटीबॉडी जनरेट करने में उतना टाइम लगता है। इसीलिए एक विंडो पीरियड जो है उसमें आदमी को प्रिकॉशन तो हर हमेशा लेना है, लेकिन इस खास पीरियड में तो पर्टिकुलरली और भी बच के रहने की ज़रूरत है कि यू फील कि आप प्रोटेक्टेड हैं लेकिन यू आर नॉट प्रोटेक्टेड दैट वे। तो आपको वो करने की बात। जहाँ तक दूसरी बात है कि इन्होंने जो दूसरा क्वेश्चन किया कि दूसरा डोज लेने के बाद कितने दिन तक ये रहता है, तो मैं बताऊं कि पहला डोज लेने के बाद इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल एंटीबॉडी जनरेट होता है और दूसरा डोज लेने के बाद तक हो सकता है कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी डेवलप करे। तो दूसरा डोज लेने के बाद काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोटेक्शन रहता है। फर्स्ट डोज के बाद वो धीरे धीरे प्रोटेक्शन वेन करता है, इसीलिए उसी के हिसाब से नेक्स्ट डोज का, सेकेंड डोज का जो जितने स्टडीज़ आए हैं उसके हिसाब से जो इंटरवल बताए गए हैं कि अभी 12 वीक टू 16 वीक्स तक का इंटरवल बोल रहे हैं कि उसमें इम्यूनोजेनिसिटी और भी बेटर हो सकता है। और हम लोग, दूसरी बात और इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लोग का कंट्री जितना वास्ट कंट्री है, जितना बिग पॉपुलेशन इन बिलियंस, तो अगर एक टीका किसी को पड़ा है तो एटलीस्ट ही इज़ पार्शियली प्रोटेक्टेड। लेकिन हमारे यहाँ एक सिटीजन यानी कि करोड़ों, 100 करोड़ जनता है, कम से कम अगर 100 करोड़ जनता भी अगर एक टीका लेकर के कुछ प्रोटेक्टेड है तो वो भी एक डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिस पर हम लोगों को नज़र रखनी चाहिए। बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। एक और कॉलर है, हम उनका सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर, माफ कीजिएगा, नीरज हैं दरभंगा से। नीरज, अपना सवाल करें आप। एक तो ये लेने के बाद, वैक्सीन लेने के बाद जो सिम्टम्स होते हैं, बुखार, डायरिया या कुछ बदन दर्द इस तरह का, तो उस तरह कुछ केसेस में पैरासीटामोल या जो सिम्टम्स है उसकी दवा ले सकते हैं हम। चलिए, मैं और दूसरा सवाल ये है सर कि स्पुतनिक रिटेल काउंटर पे अवेलेबल रहेगा क्या? चलिए, मैं सवाल का जवाब ढूंढ लेता हूं आपका। डॉक्टर मनोज, 2 सवाल सुना आपने, जवाब क्या है आपके पास? देखिए, जहाँ तक उनका कहना था स्पुतनिक का, तो स्पुतनिक का मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में उम्मीद करते हैं हम लोग कि वो काउंटर पे अवेलेबल हो जाएगा, तो उसको लेना चाहिए। और जहाँ तक दूसरा इनका पहला सवाल था कि वैक्सीन क्या था एग्जैक्टली, दिमाग से निकल गया। पहला क्या सवाल था इनका? नीरज, आप सुन पा रहे हैं? नीरज, चलिए, नीरज का सवाल शायद नहीं सुन पाए, लेकिन देखिए स्पुतनिक के बारे में डॉक्टर मनोज ने बताया कि वो ले सकते हैं। एक सवाल ये भी था डॉक्टर नीरज जिसमें कि क्या ये बाहर काउंटर में मिल पाएगा? हाँ बिल्कुल, ये बाहर काउंटर में ही मिलेगा जी। और उसका रेट भी, कॉस्ट भी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किया जा चुका है और उम्मीद करते हैं कि ये लास्ट वीक ऑफ इस मंथ से ही शायद वो स्टार्ट हो जाए वो काउंटर पे मिलना। चलिए डॉक्टर मनोज, एक और दवा आ रही है DRDO की जो 2DG कहा जा रहा है, और अगर हम सबकी बात करें, तमाम वैक्सीन की बात करें, तो कोई तो पैमाना होगा कि कौन सा बेहतर है और कौन सा कैसा है, ये कैसे जान पाएंगे हम? देखिए, जहाँ तक कि जो भी वैक्सीन हम लोग के पास अवेलेबल है अभी भी, कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, स्पुतनिक हो, मोर और लेस सबका बराबर है। सारे के प्रोटेक्टिविटी रेट जो है वो तकरीबन 70 से लेकर के 90% के बीच में है। ये हम लोग नहीं कह सकते हैं कि आप वैक्सीन ले लिए तो 100% आप प्रोटेक्टिव हैं। नेचुरली उनका जो रेट ऑफ प्रोटेक्शन वो बढ़ जाता है, तो इसीलिए ये कहना कि कौन सा वैक्सीन ज़्यादा बेटर है ये हम लोग डिसाइड आज के डेट में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारे प्रोटेक्शन जो हैं वो बेहतर ढंग से दे रहे हैं। जहाँ तक DRDO की मेडिसिन की बात है, वो एक तरह का ग्लूकोज का ही फॉर्म है और यूजुअली जो हमारे बॉडी में जो वायरस का, कोरोना वायरस का जाता है और जहाँ से एनर्जी वो गेन करते हैं, जहाँ से रिप्लिकेशन होता है वायरस का, वो शुगर से होता है जी। तो ये एक तरह से अल्टरनेटिव उसका शुगर का रूप है जो हम लोग देते हैं, जो कि उसको वायरस यूज़ करता है और वायरस में चूँकि उससे एनर्जी उसको मिल नहीं पाता है तो उसका रेप्लिकेशन रुक जाता है और उसका डेथ हो जाता है। तो इस कंडीशन में ये ड्रग जहाँ तक कि हम लोग अभी देख रहे हैं काफ़ी इफ़ेक्टिव होना चाहिए इसको,
और ये आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। एक कॉलर है संजय छपरा से हमारे साथ जुड़े। संजय, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, सवाल करें संजय जी। हाँ सर, ऐसा है कि जैसे अभी करीब 15-20 दिन पहले मुझे कोविड हुई जी। अभी सर मैंने दवा लिया, दवा लेने के बाद सर हेलो जी, सवाल करें आप। सर ऐसा है कि सर 20 दिन पहले कोविड हुई मुझे, पूरे फंक्शन कोविड की थी और दवा लेने के बाद सारे चीज ठीक हो गए। कभी कभी चेस्ट में हमेशा दर्द आ जाती है। जी हेलो जी, सवाल हो गया, मैं जवाब लेता हूं डॉक्टर वीना। ये सवाल मैं आपसे पूछने भी वाला था कि कोविड होने के बाद अब ये ठीक भी हो गए लेकिन दर्द रहता है इनको। कोविड होने के बाद ठीक हो गए हैं, दर्द कहाँ पर रहता है एक बार इनसे पूछिए प्लीज। आप जुड़े हुए हैं, कहाँ दर्द रहता है आपको? सर चेस्ट में, दोनों साइड चेस्ट में दर्द रहता है, कभी कभी दर्द शुरू हो जाता है। चेस्ट में दोनों साइड दर्द रहता है इनको डॉक्टर वीना? कभी कभी हल्का फीवर का मतलब सिम्टम आ जाता है। देखिए, कोविड के जो सिम्टम्स हैं आमतौर पे 2-3 हफ्ते लग जा रहे हैं खत्म होने में। अगर उसके बावजूद आपको हल्का बुखार या कहीं पर दर्द हो रहा है तो मेरी सलाह रहेगी कि एक बार जरूर डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। हो सकता हो कुछ एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़े, क्योंकि कई बार कोविड के इन्फेक्शन के लास्ट के तरफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जा रहा है, तो उस केसेस में हो सकता हो आपको हल्का बुखार या फिर गले के आसपास दर्द रह सकता है। कृपया अपने डॉक्टर को कैसे सलाह लें इस रिगार्डिंग। डॉक्टर वीना, एक सवाल जो मेरे जहन में है कि जब इंसान को कोविड होता है, कोरोना होता है, उस वक्त उतनी तकलीफ नहीं होती है, लेकिन कोविड खत्म होने के बाद जोड़ों में दर्द, हाथों में दर्द, गले में दर्द, क्या ये आम चीजें हैं? इससे घबराना चाहिए? ये देखिए, नहीं, ये कोविड के बीमारी से ठीक हो जाने के बाद कुछ दिनों तक अगर ये लक्षण रहते हैं तो ये नॉर्मल है जी। शरीर में दर्द रहता है, कई बार लोगों के जोड़ों में दर्द रहता है, तो उन केसेस में इसीलिए हम लोग शुरू से ही विटामिन डी दे के रखते हैं पेशेंट्स को, क्योंकि कई बार ये पेशेंट्स विटामिन डी डिफिशियंसी होती है, उसके कारण भी ये दर्द होता है। कमजोरी हो जाती है कोविड-19 इन्फेक्शन के बाद, उसके कारण भी ये शरीर में और जोड़ों में दर्द होता है। तो कुछ दिनों तक तो नॉर्मल है, इसीलिए मरीज को सलाह दिया जाता है कि ठीक होने के बाद भी अपने खाने पीने का ध्यान रखें। दवाइयां जो मल्टीविटामिन और विटामिन डी या विटामिन सी दिया जाता है वो कंटिन्यूड रखें और रेस्ट पर रहें। कितने दिनों तक, अगर माना जाए डॉक्टर वीना, कितने दिनों तक लोगों को एहतियात बरतना चाहिए और कब तक लगे कि हाँ अब भी मुझे दर्द हो रहा है तो डॉक्टर से मिलना चाहिए? फिर 3 हफ्ते तो कोरोना के खुद के लक्षण खत्म होने में समय लगता है। उसके बाद आमतौर पे अगर 15-20 दिन से ज्यादा लंबा अगर ये लक्षण रह जाए तो फिर एक बार कंसल्ट कर लेना, एक बार जांचें करवा लेना उचित रहता है। चलिए, एक कॉलर है गुरुग्राम से, सत्येंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े। सत्येंद्र, क्या सवाल है आपका? सत्येंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ, सुन रहा हूँ। क्या सवाल है सत्येंद्र आपका? सवाल ये है कि दोनों डोज लेने के बाद आदमी कब तक सुरक्षित रह सकता है? उसका कोई अवधि है? 6 महीना, साल भर? चलिए, मैं डॉक्टर आशु आपके पास आऊंगा। कोई अवधि तय की गई है या फिर लाइफ टाइम आप प्रोटेक्टेड रहेंगे? ये अभी WHO ने डिसाइड नहीं किया है। अभी तक तो जो शेड्यूल है हम लोग 2 डोज देते हैं और वी फील कि लोग प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन आने वाले दिनों में स्टडीज और डेटा जैसा सजेस्ट करेंगे WHO डेफिनेटली उस प्लान के साथ हम लोग के पास आएगी। तो वी आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट रीजन कि हम लोग को बूस्ट करने की जरूरत है कि नहीं है 1 साल के बाद। तो दिस इज स्टिल अंडर वे। कि ये जो वैक्सीन है डॉक्टर आशु, क्या हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत कर रहा है? और कुछ तो बात होगी, कितने दिनों तक हम इस कोरोना से बच सकते हैं? बहुत ज्यादा दिनों की बात नहीं करें, फिर भी आप अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान से बता सकते हैं? इसमें 2-3 बातें हैं गौर करने की। एक तो अभी तक का जो शेड्यूल है, 2 डोज देने के बाद सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो लॉन्ग स्टैंडिंग इम्यूनिटी होती है, काफ़ी दिन तक मेमोरी में रहती है। और हम समझते हैं कि अगर दूसरे चैलेंजेस नहीं आए, वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न्स कोऑपरेट किए, वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स जो है एक फ्रेश थ्रेट पोज नहीं कर रहे हैं,
तो इस वैक्सीन के साथ हम लोग सेफ रह सकते हैं, 1-2 साल तक तो हम लोग सेफ रह ही सकते हैं, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि म्यूटेशन किस तरह का हो रहा है, वेरिएंट्स कैसे आ रहे हैं, कहीं हमारे इम्यून सिस्टम को इवेड करने वाले वायरसेस तो नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात कि हमारा सिस्टम फिर से इसको बूस्ट करने की ज़रूरत तो महसूस नहीं कर रहा। ये सारी बातें जो है सो अभी अंडर प्रोसेस ऑफ स्टडीज़ है, तो जैसे स्टडीज़ के रिजल्ट आएंगे, डेटा सजेस्ट करेंगे, वैसा हम लोग करें, WHO सजेस्ट करेगी फिर। और पटना से मनीष एक कॉलर जुड़े हैं। मनीष, क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरे मम्मी को पिछला साल कोरोना हो गया था जी, तो उस टाइम से मतलब पतला पैखाना होता है, तो 8-10 बार दिन भर में हो जाता है। एक बार फिर से सवाल दोहराएं, साफ आवाज नहीं आ रही आपकी। ये पिछला साल सर कोरोना हो गया था मम्मी को जी, तो उस टाइम से ही मतलब पेट हमेशा खराब रहता है, 8-10 बार दिन भर में लैट्रिन हो जाता है। अच्छा, उम्र कितनी है मम्मी की आपकी? वही 52 साल होगा। ठीक है, ये इसका जवाब डॉक्टर मनोज मैं आपसे लेना चाहूंगा। कोरोना हुआ था इनकी मम्मी को, 50 साल से ज्यादा उम्र है इनकी, और अब पेट खराब रहता है अक्सर इनका। देखिए, यूजुअली जो लास्ट ईयर हुआ था इनको कोरोना, और उसके बाद लूज मोशन का जो बता रहे हैं ये कि उस समय से हो रहा है। यूजुअली पोस्ट वायरमिक इफेक्ट बहुत दिन तक नहीं रहता है, इतना दिन तक नहीं रहता है जी। मे बी कि जो उन्होंने एंटीबायोटिक का जो यूज़ किया होगा उसके चलते भी ये इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन एक बार फिर से अपने डॉक्टर से मिल करके और कुछ मेडिसिन जो हैं वो लूज मोशंस के लिए यूज़ करें, क्योंकि कई बार होता है कि इरिटेशन होने के कारण, इरिटेबिलिटी होने के कारण एक IBS सिंड्रोम जो होता है वो डेवलप होने के चांसेस होते हैं इस तरह के पेशेंट में, और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के चलते लूज मोशंस होता रहता है, जो कि एक कम्प्लीटली साइकोलॉजिकल चीज़ है। तो इसके लिए बेटर होगा कि वो डॉक्टर से मिल करके और ज़रूरत के हिसाब से वो मेडिसिन एडवाइस करें। डॉक्टर मनोज, क्या ये आफ्टर कोरोना इफेक्ट नहीं है? क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि इतने दिनों तक इसका इफेक्ट नहीं होता है। इतने लंबे समय तक यूजुअली कोई भी पोस्ट वायरमिक इफेक्ट जो होता है वो नहीं होना चाहिए जी। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा उसका नहीं होगा, लेकिन डिपेंड करता है कि पिछले साल का मतलब इनका क्या है, 2 महीना पहले, 4 महीना पहले, या कितना। अगर 2 महीना 3 महीना पहले हुआ है तो नेचुरली हो सकता है कि पोस्ट वायरमिक इफेक्ट हो, लेकिन अगर वो 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना हो गया है तो चांसेस ऐसा नहीं है कि वो कोरोना के चलते हो रहा हो। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ पटना से आफ्ताब हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। आफ्ताब, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल है कि जो जिन लोगों ने कोवैक्सीन ले लिया है जी, और तो क्या वो दूसरा वैक्सीन ले सकते हैं, स्पुतनिक या कोविशील्ड? चलिए, मैं डॉक्टर वीना सिंह इस सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा। एक वैक्सीन ले लिया, क्या दूसरी कंपनी की वैक्सीन दूसरे डोज में ले सकते हैं? नहीं, देखिए गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें आपने पहले वैक्सीन का जो फर्स्ट डोज लिया था उसी का आपको सेकेंड डोज मिलेगा। जब भी आप डोजेस लेने चाहते हैं आपको कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो वो रजिस्ट्रेशन में ही अपने आप आपका जो अगर कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज है तो वो सेकेंड डोज के लिए ही उसमें मैसेज में ही आ जाएगा आपको लिखा हुआ। सो आप वैक्सीन का कंपनी नहीं चेंज कर सकते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, दोनों डोजेस सेम कंपनी की होंगी। डॉक्टर वीना, अगर अवधि में थोड़ा विस्तार हो जाए, अगर जो दूसरी कंपनी जहां पहला डोज जिसका लिया है उसका टीका अवेलेबल ना हो, वक्त ज्यादा लग रहा होगा, तो क्या इसका असर भी पड़ेगा? इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है? हाँ, देखिए कोवैक्सीन के लिए अभी जो रिकमेंडेड है कि 4 वीक्स मतलब 1 महीने के गैप पे सेकेंड डोज लगवा लेना है जी। उसमें भी 1 हफ्ते का मार्जिन रहता है, तो उतना तक एक्सेप्टेबल है। उसके बाद भी अगर लंबा गैप भी हो जाए, सपोज 2-3 हफ्ते और गुजर जाए तो भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड डोज जब भी अवेलेबल हो, जब भी नंबर आए अपना, तब लेना है और जरूर से ही लेना है। चलिए, एक और कॉलर वैशाली से जयप्रकाश हमारे साथ जुड़े। जयप्रकाश, अपना सवाल बताएं। जी, मेरा कहना है कि मैं 25 तारीख को कोविड कोरोना पॉजिटिव हुआ था और 27 के बाद फीवर नहीं हुई है, 3 तारीख को जांच किए तो निगेटिव आई है जी। और उसके बावजूद भी चेस्ट में कभी कभी दर्द होता है। चलिए, यही सवाल है कि क्यों दर्द हो रहा है आपको? हम डॉक्टर से इसके बारे में संपर्क किए तो उन्होंने कहा कि यह गैस का प्रॉब्लम है। क्या यह गैस का ही शिकायत है या अन्य शिकायत है?
चलिए डॉक्टर ए के आशु मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि छाती से जुड़ा हुआ सवाल है। दर्द हो रहा है इनको चेस्ट में, अभी भी नेगेटिव है कोरोना के। ये डॉक्टर कह रहे हैं कि शायद गैस हो सकता है, क्या ऐसी भी आशंका होती है? नहीं, जब कोरोना के मरीज रहे हैं ये तो 7 डेज के बाद 7 डेज के बाद सेकेंड वीक बड़ा क्रूशियल होता है। और अगर चेस्ट पेन इनको है और पोस्ट कोविड है तो हम समझते हैं कि इनको एक एक्सरे चेस्ट या HRCT लंग्स कराने की ज़रूरत है। अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो रहा, चेस्ट पेन अपने आप में एक प्रॉब्लम है तो एक HRCT लंग्स करके रूल आउट करना जरूरी है कि कोविड निमोनिया तो कहीं सेटअप नहीं हुआ है। और टेस्ट करा लेंगे हमारे जो कॉलर हैं तो शायद तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन बहुत अहम जानकारी हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर है उन्होंने दी, और जो जानकारी दी है उसको जानने के बाद, सुनने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को बहुत सवालों का जवाब मिला होगा और इस कोरोना से लड़ने की ताकत भी मिली होगी। अब सही डायरेक्शन में वो इससे लड़ाई भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ए के आशु, डॉक्टर मनोज सिन्हा, डॉक्टर वीना सिंह इस पर चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बेहतरीन जानकारी देने के लिए। तो लगातार हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको कोरोना से कैसे बचाएं, कोरोना को लेकर सही जानकारी आप तक कैसे पहुंचाएं, और इसी कदम में हेलो डॉक्टर के जरिए हम आपसे जुड़ते हैं, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर आपसे जुड़ते हैं। लगातार आपके सवालों का जवाब देंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।